हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चली हुई है साइंस की, और साइंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम साउंड पढ़ चुके हैं। साउंड से पहले हमने वेव पढ़ी थी और वेव से पहले हमने लाइट पढ़ी थी। लाइट के अंदर हमने 4-5 चैप्टर पढ़े थे। उसके बाद हमने वेव पढ़ी, वेव के भी दो चैप्टर में हमने कवर किया था। उसके बाद हमने साउंड पढ़ा था। साउंड के अंदर 2 क्लासेस हैं। एक क्लासेस जो किसी टेक्निकल इशू के कारण हमने क्या कर दिया, वो डिलीट कर दिया। उसके अंदर थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम थी, साउंड की वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम थी। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम विद्युत का चैप्टर करने जा रहे हैं। विद्युत के अंदर बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे हम। विद्युत तीव्रता क्या होती है, आवेश क्या होते हैं, ठीक है, विद्युत क्या होती है, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में तो नहीं, लेकिन 2 या 3 वीडियो के अंदर हम इनको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले विद्युत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, आवेश पढ़ते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश का मतलब चार्ज, ठीक है। अभी चार्ज किसने खोजा, इसको किस तरह से खोजा था, ये सारी चीजें हम देखते हैं। कोई भी चीज होती है, सबसे पहले मान लो कोई भी हमारे पास धातु है, धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सभी को पता है। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, उस तरह को क्या बोलते हैं हम, कि इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आवेश बोलते हैं। तो आवेश सबसे पहले अगर किसी चीज को, किसी वस्तु को आवेशित करने का काम, सबसे पहले किसने किया था, थेल्स ने किया था। उसने देखा कि बहुत सारी जो चीजें होती है ना, वो किसी न किसी चीज के प्रति क्या होती है, आकर्षित हो जाती है, और कोई चीज होती है वो किसी दूसरी चीज के प्रति क्या होती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। काफी बार हमने देखा, जब हम बैलून को अगर सर पे रखते छोटी छोटी चीजों को, जैसे रेत वगैरह के कारण हमको चिपकाने की, उसके अंदर क्या आती है, अक्षमता आ जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, हम आवेश बोलते हैं, ठीक है। आपने बिल्ली वगैरह के जो स्किन होती है, जो बाल होते हैं, उन पर अगर आपने बैलून को रगड़ा और रब किया होगा, तो छोटे छोटे जो कागज होते हैं उनको उठाने की क्या जाती है, उसके अंदर क्षमता आ जाती है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि इसके अंदर तो मैग्नेटिक पावर आ गई, ठीक है। वो मैग्नेटिक पावर होने के कारण क्या होती है, मतलब जो चिपक जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, चार्ज आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले किसने काम किया था, ये थेल्स ने किया था, ठीक है। चीजें या तो क्या होती हैं, चीजें या तो प्रतिकर्षित होती हैं, या क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। जब चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाती है, ठीक, तो वहां पर आ जाता है पॉजिटिव क्रम, पॉजिटिव आवेश होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धन आवेश, ठीक है। और जब वो प्रतिकर्षित होती है, यानी किसी दूसरी वस्तु के प्रति क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रतिकर्षित आवेश, तो उसको बोलते हैं ऋण आवेश, ठीक है। अगर मान के चलो ये कोई धातु है, ठीक है, और ये किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, तो जब ये किसी दूसरी चीज को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। लेकिन यही चीज कोई दूसरी चीज की तरफ से जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिकर्षित होना, और प्रतिकर्षित में क्या रहता है, ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजों को किसने बताया था, ये सारी चीजों को बताने का काम किया, थेल्स ने किया था। अब इसने तो बता दिया था कि कोई चीज किसी भी वस्तु के प्रति क्या होती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, लेकिन इसने क्या नहीं दी, डेफिनेशन नहीं दी थी। प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है ना, साइंस की भाषा में क्या है, अगर किसी चीज की प्रॉपर डेफिनेशन है, तो तब मानते हैं कि हाँ किसी न किसी चीज की क्या हुई है, खोज हुई है, और उसी के बिहाफ पर क्या चलती है, फिर आगे चीजें पता चलती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब जो आवेश है, आवेश को डिफाइन भी करना था, तो आवेश को परिभाषित पेपर क्रम आती है, आवेश को परिभाषित करने का काम किसी ने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काम किया था आवेश को परिभाषित करने का। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे, एक स्टॉर्मी डे था, यानी तूफान आया हुआ था, और मतलब ज्यादा हवा चल रही थी। उस टाइम पर उसने क्या किया, एक पतंग उड़ाया। पतंग उड़ाने, पतंग की जो धागा होता है, ठीक, उस पर उसने अपनी जो अंगूठी होती है वो बांध दी,
जब उसने उस अंगूठी को नीचे उतारा तो उसके अंदर थोड़ी सी झंझनाहट सी उत्पन्न हुई, तो वहां से किसकी खोज हुई थी? आवेशों की खोज हुई थी कि हाँ धातु के अंदर क्या आते हैं? आवेश आ जाते हैं। ठीक है, तो आवेशों की खोज किसने की थी? आवेशों की खोज पहले तो शुरुआत में टेक्स्ट में बता देता, लेकिन अच्छी तरह से एक्सप्लेन किसने किया उसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब आपस में क्या करते हैं? गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आपस में गति करते हैं तो उनसे उत्पन्न क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अब ये जो आवेश होते हैं ये भी दो तरह के आपको बता रखे हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होती है? एक दूसरे को खींचने की और एक दूसरे को रिपेल करने की क्या होती है? क्षमता आती है। तो उसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होती है। जब एक जैसे चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जब अलग अलग चार्ज आते हैं, जब अलग अलग चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो जाते हैं। यही फंडा किसमें देखा हमने? चुंबक के अंदर देखा होगा, मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर क्या होता है? अगर साउथ पोल और साउथ पोल अगर दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं हम तो क्या हो जाता है? वहां पर एक दूसरे को ये रिपेल कर देते हैं, यानी दूर दूर भेजने का काम करते हैं। वैसे ही नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, अगर चुंबक का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो वे दोनों क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर करके लेंगे। ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर हम दोनों को पास लाएं तो क्या हो जाता है? तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने का कारण क्या है? कि दोनों पोल क्या है? अलग अलग है। वैसा ही इसके अंदर होता है, आवेश के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश एक दूसरे के साथ टकराता है तो क्या हो जाता है? वो प्रतिकर्षित हो जाता है, दूर फैल जाता है एक दूसरे से। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकराते हैं, आपस में मिलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? वो आकर्षित हो जाते हैं। यही फंडा किसके अंदर होता है? आवेश के अंदर। और यही फंडा किसके अंदर होता है? चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिलेटिव में, और इसके अंदर होता है आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है? जो आवेश होते हैं ना, आवेश किसी भी चीज के अंदर जो आवेश होते हैं, यानी कोई भी वस्तु है उसके अंदर आवेश निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा हमारे पास। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो N होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उस धातु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, वही उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं से हम इसकी क्वांटिटी का पता लगाते हैं, आवेशों का पता लगाते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर मेटल। उस मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो क्या बता सकते हैं कि एक धातु के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके अंदर आवेशों की संख्या बतानी है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, तो मान लो किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या है तो उसके अंदर क्या बताना है? हमको आवेशों की संख्या बतानी है धातु के अंदर। ठीक है, तो आपको बता क्या है? N। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? ये होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। तो एक ये क्या हो जाएगा? 16 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये टोटल चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन के जो मैंने दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं इसकी आवेश की, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या दूसरी भाषा में अगर देखें तो क्यू होता है आई टी के बराबर। ठीक है, आई होता है यहाँ पर विद्युत। ठीक है, आई क्या होता है? विद्युत। आई बराबर होता है विद्युत, और टी का मतलब होता है टाइम।
ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में भी हम क्या निकाल सकते हैं, आवेशों को निकाल सकते हैं। ठीक, आवेश आपको बताती है कि दो प्रकार के आवेश होता है हमारे पास, एक तो होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक, अब क्या होता है हमको पता होना चाहिए विद्युत यानी आई यानी धारा का पता होना चाहिए हमको, क्या होती है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट देखने के लिए सबसे पहले क्या है हमारे अंदर, हमारे पास क्या है, आवेश है। ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, विद्युत कहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आवेश का फॉर्मूला देखा था, Q बराबर होता है IT। ठीक है, I यहाँ पर क्या विद्युत थी और T था टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो Q बटा T होता है, यानी आवेशों के प्रवाह की दर का मतलब होता है टाइम। ठीक है, आवेश बह रहे हैं, कितने समय में बह रहे हैं वो कौन बताता है हमको, क्या बताता है, विद्युत के बारे में बता देता है। ठीक है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। और विद्युत की जो SI यूनिट होती है, विद्युत की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। और आवेश की SI यूनिट क्या होती है, आवेश को हमेशा किस में नंबर रहता है, कूलाम में नंबर। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलाम ने क्या कहा, क्या निकाला था, तो हमने क्या है विद्युत धारा को देख लिया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर तार के अंदर अगर हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसके चारों ओर एक तरह का क्या है, आवरण सा उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम चुंबकीय आवरण बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर इस तार के अंदर से हमने क्या गुजारी, विद्युत गुजारी, तो इसके चारों ओर यहाँ पर इस एरिया में एक बल का महसूस होता है। वो बल कौन सा होता है, चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल। ठीक, जो इस बल को बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो आर्स्टेड था। ठीक है, इसने बताया था, आर्स्टेड ने बताया था कि जब किसी पर्टिकुलर धातु के अंदर से आवेश गुजरते हैं तो उस आवेश के प्रभाव को तो क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। और विद्युत के चारों ओर एक तरह का आवरण उत्पन्न करता है, उसको बोला जाता है चुंबकीय बल। ठीक है, अगर चुंबकीय बल हमको उत्पन्न करना है तो दो तारों के बीच में अगर विद्युत धारा गुजर रही है तो वो जो विद्युत है वो सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर विद्युत इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में उसकी क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा, एक इस में जा रहा है एक इसमें जा रहा है, तो वहां पर चुंबकीय बल उत्पन्न नहीं होगा। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो ये एक बात किसने बताई थी, आर्स्टेड ने बता दी। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए गए। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आया फैराडे, माइकल फैराडे ने क्या किया, अब दो चुंबकों को बहुत तेजी से गुजारा। ठीक है, बहुत तेजी से गुजारा और जो वहां पर एक इक्विपमेंट रखा था, तो लाइट का जो मतलब एमीटर रखा था, वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसने देखा कि मतलब जो उन्होंने एक सर्किट बनाया था, पूरा क्लोज सर्किट बनाया था, क्लोज सर्किट के अंदर से जब चुंबक गुजारी तो वहां से क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। पहली बात जो आर्स्टेड ने बताई थी वो क्या बताई थी, जब दो विद्युत आपस में क्या होती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं तो वहां पर एक आवरण उत्पन्न हो जाता है, उसको बोला जाता है चुंबकीय आवरण, यानी चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, एक आवरण हो जाता है। लेकिन बाद में फैराडे ने क्या किया, उन चुंबकों को गुजारा एक फील्ड से, तो वहां पर कुछ हलचल उत्पन्न हुई। वो उसी हलचल को मतलब जो वहां पर जैसे विद्युत के अंदर से जब विद्युत गुजारी थी तारों के अंदर से, तो वहां पर क्या बना था, चुंबकीय क्षेत्र बना था। जब यहाँ पर चुंबकों को आपस में एक दूसरे की चीज में गुजर बिल्कुल एक ही पहले ही गुजारा गया तो वहां पर क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो वहां पर कौन क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। तो इसने किसको विद्युत जब दो चुंबकों को अगर परीक्षण किया जाता है, एक ही डायरेक्शन में किया जाता है, तो वहां पर कुछ क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। उसको किसने डिफाइन किया था, फैराडे ने किया था। ठीक है, आपने देखा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह सारी जो किसने किया था, फैराडे ने किया था। अब फैराडे को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा है यहाँ पे हमने देख लिया है कि अगर
हम विद्युत को दो तारों के माध्यम से एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर दो चुंबकों को एक ही डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वहां पर विद्युत का आवरण उत्पन्न होता है। चुंबक और विद्युत के सापेक्ष में अरेस्टेड और जो माइकल फैराडे हैं उन्होंने जो अपने अध्ययनों से पता किया था वो हमने पूरा कर दिया। उसके बाद आता कूलॉम का नियम। अब कूलॉम ने ये कहा था जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2। जब भी कोई दो पार्टिकल होते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम को मान लेते हैं। ये तो बताइए और ये बताइए, इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। अब दो क्या है आवेश हमारे पास, आवेश 1 और आवेश 2। ठीक है, आवेश 1 और आवेश 2, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम r से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे दोनों के दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे के क्लोज आते रहेंगे तो फोर्स की जो क्वांटिटी है, फोर्स है जो बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इनकी डिस्टेंस को क्या करते हैं, दूर दूर करते हैं, उसी तरह से क्या है जो हमारा फोर्स है वो क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। तो यहाँ से हम दो चीजों को पता लगा ले रहे हैं कौन सी है। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो इनके बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होगी। यानी फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 * Q2 के। ठीक है, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। r यहाँ Q1 और Q2 क्या है, आवेश है। यहाँ पे क्या है, आवेश को शो कर रहा है। और जो r है वो इनके बीच की क्या है, दूरी। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q1 और Q2 के बीच। Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी होगी, कम दूरी होगी ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा दूरी होगी तो कम फोर्स लगेगा। अगर हम डायग्राम की मदद से देखें, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r² है। ये Q1 है और ये Q2 है। अगर ये देखें, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो r²। ये भी Q1 है, ये भी Q2। फिगर से डायरेक्टली हमको पता है कि ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं, जिसके कारण इनका फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई है, बहुत ही ज्यादा हो गई, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण फोर्स क्या है, ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होने के कारण क्या है, फोर्स कम लगेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम अच्छी तरह से देखें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाना है तो इसको किसी न किसी क्या है, कांस्टेंट से क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या है, अगर हम देखें तो फोर्स बराबर हो जाएगा K * Q1 Q2/r²। और K क्या है, यहाँ पर K एक तरह का कांस्टेंट है, और K की जो वैल्यू है वो क्या है, 9 × 10⁹। ठीक, ये उसकी है Q2। और हमने पूरा जो कूलॉम नियम है वो पढ़ लिया है। कूलॉम नियम के अंदर आपको पता लग गया होगा कि डिस्टेंस कितनी मैटर करती है। डिस्टेंस और जो हमारे पास क्या है, आवेश है, वो किस तरह से फोर्स को बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विद्युत तीव्रता को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो आवेश होते हैं, आवेशों पर क्या लगता है, एक तरह का बल लगता है। आवेशों पर लगने वाला बल, आवेशों पर लगने वाला बल विद्युत तीव्रता कहलाता है। विद्युत तीव्रता कहलाता है, इंटेंसिटी। ठीक है, कूलॉम का नियम हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, और विद्युत तीव्रता क्या होता है, आवेशों पर लगने वाला बल। ठीक है, E is defined as a force applied on charge। ठीक है, आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम विद्युत तीव्रता बोलते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग है, ठीक, काफी दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है तो इसीलिए आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं क्लासेस रेगुलर होगी, मैं भी कहीं बाहर चला गया था
ठीक है। इसके कारण क्लास जो हमारी क्लास जो निरंतर नहीं हो पाई थी उसके लिए सॉरी। अब जो अगली क्लासें हैं वो निरंतर चलेगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा।